अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 8 दिसंबर 2025 है, सोमवार का दिन है। यूँ तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, उसकी दुनिया के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, मशरिक़ी वस्ता के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं, यूरोप के लिए, वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं इस वक़्त उस तरफ नहीं जा रहा। मेरा तमाम तर फ़ोकस जो है, वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है, जहाँ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशन डीजी आईएसपीआर जनाब शरीफ अहमद साहब की मशहूर ज़माना, बल्कि यूँ कहिए बदनामे ज़माना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से की, उससे पूरे 3 दिन गुज़र चुके हैं। यूँ तो इसके 1 दिन के बाद 6 दिसंबर को मैंने बैरिस्टर शहज़ाद अकबर साहब के साथ और साबिर शाकिर साहब के साथ एक बहुत डिटेल्ड इसका एक एनालिसिस भी किया था। लेकिन इन जो पिछले 48 घंटे गुज़रे हैं, इसमें डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत से तबसरे, सैकड़ों, हज़ारों कमेंट्स, दर्जनों लोगों ने उसकी पब्लिक सर्वेस करवाई, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ चुकी। और वो जो फुटेज थी, उसको भी बहुत दफ़ा एनालिसिस किया, एक-एक लफ़्ज़ का, एक-एक जुमले का। उससे हमें ये दिलचस्प सूरत हाल भी देखने में आई है कि हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अफ़वाज एक ऐसी अपनी तारीख और अपने इर्तिका में एक ऐसे कि अपनी रिग्रेशन में एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं, जहाँ एक हाज़िर सर्विस फ़ौज का जर्नैल यूनिफ़ॉर्म पहन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना नॉन सीरियस है, इस हद तक कार्टूनिश लेवल पे फ़ॉल कर चुका है कि वो एक नौजवान सहाफ़ी खातून जो हैं, उनके जवाब देते हुए वो बाकायदा आँख से उनको आँख भी मारते हैं विद अ विंक ऑफ सोल्जर। यानी याद कीजिए, वो एक ज़माना था जब आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक डेकोरम होता था, एक सीरियसनेस होती थी। मुझे याद है जब जनरल शौकत सुल्तान साहब, मेरा ख़्याल है डीजी आईएसपीआर थे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, बहुत ही सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। फिर अतर अब्बास में, जो जनरल अतर अब्बास डीजी आईएसपीआर थे, बहुत ही एक डेकोरम होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मतलब एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। सियासत का तो ज़िक्र ही बड़ा उसमें कम होता था, मुल्क की सियासत का। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल आसिम बाजवा जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब जो हैं, उनके ऊपर ये ज़रूर इल्ज़ाम था कि उन्होंने राहील शरीफ का एक बहुत बड़ा इमेज उन्होंने शेप करने की कोशिश की, उनको ज़मीन आसमान के कुलाबे में ला दिए, उनको एक बिल्कुल एक देवता की शक्ल में उन्होंने उनको एक बिल्कुल डेमीगॉड की शक्ल में प्रेज़ेंट किया। लेकिन उसके बावजूद जो डेकोरम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। जनरल गफूर के ऊपर ये इल्ज़ाम ज़रूर था कि उन्होंने उसमें कैजुअलनेस लेके आए, एक इन्फॉर्मलनेस थी, उसमें सीरियसनेस की कमी हो गई, उसमें एक बहुत फ्रैंकनेस थी, उसमें एक फ्रेंडलीनेस उसमें आ गई। लेकिन अब जो डीजी आईएसपीआर ने, जनरल शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो हाल कर दिया है, इससे इस वक़्त आप पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन है, उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहरहाल इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये जो पिछले 3 दिन गुज़रे हैं, इसमें इसकी तमाम तर जो सियासी अहमियत है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिस तरह से 9 मई 2023 एक नाटक था, मैं अब ये मेरा एनालिसिस ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक स्क्रिप्टेड किस्म का नाटक था, जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ख़ास मकसद के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया। इसकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 0/0/0 इसकी किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं थी। ये खालिस्तान एक पॉलिटिकल गिमिक थी, और वो बहुत सी चीज़ों की वजह से हमें अब समझ आती है। मैं एक-एक करके वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमें समझ आता है कि क्यों की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चीज़ें पहले आप देखें, एक तो जिसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर साहब से है, दूसरे का ताल्लुक जनाब नवाज़ शरीफ साहब की ज़ाती रिक्वायरमेंट से है। पहले ज़रा आसिम मुनीर साहब का देख लीजिए। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके तकरीबन ये 1 घंटे 32 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सवाल-जवाब भी थे। तो ये जो 92 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरा ख़्याल है दर्जन दफ़ा ये जुमला दोहराया गया कि इमरान खान जो हैं, वो नाम नहीं लिया गया, कहा गया कि वो शख्स जो एक ज़हनी मरीज़ है, उनको एक कहा गया कि वो मेंटल पेशेंट है वगैरह। यहाँ आपको क्या पता चलता है? यहाँ आपको ये पता चलता है कि इमरान खान के वो जो जुमले हैं कि जनरल आसिम मुनीर या जनरल आसिम एक ज़हनी मरीज़ है, और जिसको हज़ारों लाखों लोग दोहराते हैं। और इनफैक्ट इमरान खान के ज़हनी मरीज़ कहने से पहले ही लोगों ने, व्लॉगर्स ने, बहुत से लोगों ने ट्विटर के ऊपर आसिम मुनीर को साइकोपैथ के ज़हनी मरीज़ कहना शुरू कर दिया। हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला कि वो जो चीज़ है ज़हनी मरीज़ की, उसका जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ठीक-ठाक इम्पैक्ट है। वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अंडर प्रेशर है। इस हद तक अंडर प्रेशर है कि पाकिस्तानी फ़ौज के एक इंस्टीट्यूशन को, बिकॉज़ आईएसपीआर पाकिस्तान की फ़ौज का एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को जनरल साहब की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी बार-बार इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कहने का मतलब ये था कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो ज़हनी ख़्वाहिश है, उसे पूरा करने की कोशिश की। एक तरफ से जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ये एक बदला था। उसका अंजाम क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उल्टा लेने के देने पड़ गए। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर एक मुहावरा है, इफ पीपल थिंक यू आर स्टूपिड, इट इज़ बेटर टू कीप योर माउथ शट देन टू ओपन इट एंड कन्विंस देम। यानी अगर लोग आपको पागल या बेवकूफ़ समझते हैं, तो बेहतर यह है कि आप अपना मुँह बंद रखें, बजाय इसके कि आप अपना मुँह खोलें और खोल के उनको कन्विंस करें। यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब की खातिर जनरल शरीफ अहमद ने, डीजी आईएसपीआर ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे अगर लोगों को इससे पहले यकीन नहीं था जनरल आसिम मुनीर के बारे में कि वो ज़हनी मरीज़ हैं, यहाँ उनको पूरा-पूरा यकीन हो गया कि ज़हनी मरीज़ हैं। मतलब आपने फ़ौज का एक इदारा इस्तेमाल कर लिया है अपनी एक जज़्बाती रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ये तो हो गया पहला
पार्ट। दूसरा पार्ट यह है कि इससे वो जो मौमा था या जो मिस्ट्री थी, नोटिफिकेशन जो एक हफ्ते लटका नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, जो पावर डायनामिक्स थे, उसकी कम से कम एक चीज़ जो है वो बड़ी खुल के आई है। पूरी हकीकत अभी हमें ठीक तरह से नहीं पता कि इन दोनों अशखास के दरमियान में क्या डील हुई है नोटिफिकेशन के हवाले से, लेकिन एक रिक्वायरमेंट ये समझ आई है कि शरीफ खानदान, बल्कि शरीफ खानदान भी कहना गलत होगा, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी एक डिमांड कम से कम ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये उसका एक मैनिफेस्ट थी, ये उसका एक मज़र थी उस डील का। अब ये कोई नई चीज़ है? ये नई चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। 9 मई 2023 का जो सारा नाटक खेला गया, उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने फ्रेगमेंट करना है, ख़त्म करना है। और 9 मई के बाद जब उस पूरे नाटक में 10,000 लोगों को, जो वर्कर्स थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंडरी टर्सरी लीडरशिप थी, उसको जब गिरफ्तार किया गया, सिर्फ पंजाब से, आपको याद पता है कि पंजाब की हुकूमत का एक नोटिफिकेशन था कि 9,000 इतने लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया अगले 24 घंटों में। ज़ाहिर है कि उसकी पहले से लिस्टें तैयार थी, जो सब कुछ किया गया, मैं उसको कई दफ़ा इस पर जिक्र कर चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़ को देखिए कि 9 मई के होने के 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब से 9,000 कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया, तो इसका मतलब यह है कि 9 मई से पहले उन तमाम लोगों की लिस्टें, उनका एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर, उनकी पूरी जो डिटेल्स है वो तैयार थी। तो उसी से आपको बाकी तमाम चीज़ों को आप छोड़ भी दें, सीसीटीवी फुटेज किधर है, कौन से लोग कहाँ आए, कौन हमला करने गया, किसके ऊपर क्या केस सही है, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखें। 9,000 समथिंग लोगों को अगर आपने 24 घंटे में पकड़ा, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत अजीब चीज़ थी, तो इसका मतलब है कि आपने उनका डेटा पहले से बना के रखा हुआ था और पूरी प्लानिंग थी, फिर आपका स्क्रिप्ट हुआ, आपने उनको पकड़ ली। तो उस वक्त फौरी तौर पर उसके 1-2 दिन के बाद ये मुतालबा भी सामने आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूंकि रियासत के इदारों के ऊपर हमला किया है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो फिर आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि क्यों खत्म नहीं कर सके? अब तो बहाना ये बनाया कि इमरान खान ने ट्वीट करवा दिया है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, चूंकि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं, स्ट्रोक वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैं, देयरफॉर आसिम मुनीर इज इक्वल टू पाकिस्तान आर्मी, इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमला हो गया। ये तो बहुत ही कमजोर एक्सक्यूज है। उस वक्त तो इससे बेहतर एक्सक्यूज था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला कर दिया है, कोर कमांडर पेशावर के घर पर हमला कर दिया है, लाहौर पेशावर GHQ पे हमला कर दिया है, मोनूमेंट्स जो हैं मिलिट्री के डिस्ट्रॉय कर दिए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन क्यों ना करवा सके? उसकी वजह यह है कि उस वक्त पाकिस्तान में एक इदारा था, जैसा कैसा भी था 2023 में, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक और इदारा था जिसका नाम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब 9 मई को ही इस्तेमाल करते हुए 2 बरस और 7 महीने के बाद सूरत हाल ये है, क्योंकि 2 बरस 7 महीने गुजर चुके हैं 9 मई को। उसके बाद सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान में ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एज ए रिजल्ट ऑफ 26th अमेंडमेंट एंड 27th अमेंडमेंट इन्होंने हिस्से ही बखरे कर दिए हैं। अब उसमें से जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, वहाँ एक टुकड़ा बचा है मरा हुआ, जिसको कहते हैं अपैलेट कोर्ट, और दूसरी चीज़ इन्होंने बना ली है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा ये कि क्या वहाँ पे हालात है, किस तरह से लोग वहाँ से जा रहे हैं, और जो इन्होंने नए कवानीन बनाए हैं कि जजेस की ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इन्हें ये उम्मीद है कि हम जो भी एग्जेक्टिव फैसला करेंगे या किसी एक जूनियर कोर्ट से जो फैसला करवाएंगे, उसे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तेज़ी से और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी हम उसे मंजूर करवा लेंगे। और जो भी फैसला हमने इमरान खान के हवाले से करना होगा, जिस तरह से ब्राज़ील के अंदर बोल्सोनारो को मेरा ख्याल है 20-25 साल की सज़ा सुना दी गई है और दुनिया खामोश है, इनका ख्याल है कि अब इमरान खान को भी हम 20-21 बरस की सज़ा कन्फर्म करवा लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक जमात की हैसियत से हम कलअज़म करार दे देंगे। अब इसका हमें कैसे पता चलता है? एक तो वैसे ही हमें पता चल रहा है बेतहाशा एनालिसिस से। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही डीजी साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 5 की, 6 और 7 तारीख को PMLN की जितने भी लीडर हैं, कोई बचा नहीं उनमें से, कोई रह तो नहीं गया वाली कहानी थी। यानी उसमें क्या ख्वाजा आसिफ हों या एहसन इकबाल हों या तारड़ हों या कोई और लोग हों, उन सब ने कहा कि डीजी साहब बिल्कुल सही कहते हैं, और जो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जिस किस्म के हमले कर रहे हैं, उसके नतीजे में DG SPR साहब ने जो कुछ भी कहा है वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। फ़ौज बड़ी तंग आ गई है, और इसके साथ ही जो राग अलापा या क्या सॉरी इसमें अपनी आवाज़ मिलाई है MQM ने, बलोचिस्तान की लीडरशिप ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ लोगों ने। तो ये भी जिस तरह से 9 मई 2023 को पहले से लिस्टें बनी हुई थी, यहाँ से भी स्क्रिप्ट मुकम्मल था। जैसे ही DG SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो तमाम लोगों ने उसके अंदर अपनी आवाज़ मिला ली है कि DG साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन ये तो होगी एक सेट ऑफ एविडेंस। दूसरी सेट ऑफ एविडेंस वो हेडलाइन है पाकिस्तान के अखबारों की, जिससे हमें पता चलता है कि जाती उमरा के अंदर शरीफ खानदान की बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की, शरीफ खानदान के बड़ों की, जो पाकिस्तान के लीडर हैं कौन कौन, PMLN के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान की 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब की अपनी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ, जो आजकल चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, और अपने ही छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो अब तक 2 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं गुज़िश्ता पौने 4 बरस में। उन तीनों की मीटिंग हुई है, और हेडलाइन क्या लगाई गई है कि इन व्यू ऑफ, क्योंकि जो आर्मी ने पोजीशन ली है
रिगार्डिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अब शरीफ खानदान इकट्ठा होकर के सोच रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का क्या करना है, यानी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी एक पूरी स्क्रिप्टेड चीज़ के अंदर ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी बेचारे अखबारों के जरिए कि शरीफ खानदान को पता चला है कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आर्मी ने एक पोजीशन ले ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और अब शरीफ खानदान, पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर रिएक्ट करना है। तो ये एक वही कहानी है 9 मई 2023 की। फ़र्क ये है कि आज पाकिस्तान में ना सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है, और ये जो कुछ करना चाहते हैं उनको लगता है कि अगले चंद दिनों के अंदर ये उस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब सियासी जमातों को आप इस तरह से कानूनी तौर पे बैन करते हैं या लीडर्स को आप बैन कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है। पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री में बहुत सी सियासी जमातों को बैन किया गया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कहीं और पर भी। उसका रिजल्ट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक टेक्निकल बुनियादों पर खत्म कर दिया गया था। जो पार्टी इस वक्त हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट आपके सामने है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अभी 2 एग्जांपल्स भी आपके सामने रखता हूं, जमात इस्लामी पाकिस्तान और जमात इस्लामी बांग्लादेश की। लेकिन इससे पहले इसको भी नोट कीजिए कि 7 तारीख को जो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर जो हयाताबाद उनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पर चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने जो वहां पे एक रैली और जलसा किया जिसके अंदर महमूद खान अरशकज़ई भी शिरकत हुए, वहां पर शरीक हुए, वहां पर उन्होंने भी तकरीर की। वहां सुहेल आफरीदी की खाली तकरीर के ऊपर ना जाएं कि उन्होंने तकरीर में कहा कि नाम क्यों नहीं लेते उसका, इमरान खान न्याजी, इमरान खान न्याजी, इमरान खान न्याजी। बहुत ही स्पिरिटेड उनकी तकरीर थी जहां पर उन्होंने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की टोपी पहनी हुई थी। इस चीज़ को भी नोट कीजिए कि जब उन्होंने उस तकरीर का आगाज़ किया तो स्टार्ट में 1 मिनट उन्होंने पश्तो ज़ुबान के अंदर लोगों के साथ उन्होंने उनको ग्रीट किया, और उसमें लोगों के हलक से जिस किस्म की आवाज़ निकली है उसे नोट करें। उसके बाद इस चीज़ को नोट करें कि सुहेल आफरीदी की तकरीर, अमूमन जब भी लीडर तकरीर करते हैं तो क्राउड पीछे से शोर मचाता है, अपलॉज उसका होता है, लेकिन चूंकि माइक्रोफोन सिर्फ स्पीकर के सामने होता है, ये जितने भी माइक्रोफोन होते हैं वो स्पीकर के साथ लगे होते हैं, क्राउड की अपलॉज को वो इतना कैप्चर नहीं कर सकते। इस केस में क्राउड का जो अपलॉज है, वो जो उसका इमोशन है, जो उनका जज्बा है उस स्टेडियम के अंदर जब सुहेल आफरीदी बोल रहे हैं, उसे सुहेल आफरीदी के सामने लगे हुए माइक्रोफोन भी कैप्चर कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के हलक से उनकी छातियों के अंदर किस किस्म का एक इमोशनल रिएक्शन जो है पैदा हो रहा है। अब इस चीज़ के ऊपर पार्टीज बैन करने के चक्कर में इसको ज़हन में रखें, जो इमोशनल रिएक्शन खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो रहा है, पंजाब में शायद वो खुल के सामने नहीं आ रहा, फीलिंग इसी किस्म की है। गुज़िश्ता 2 दिनों में, 2.5 दिनों में मुझे तकरीबन 3 या 4 जगहों पर लंचेस, डिनर करने का मौका मिला। सभी पंजाबी ओरिजिन पाकिस्तानी लोग थे, उसमें कोई पश्तून नहीं था। उन सब की फीलिंग्स तकरीबन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इसी किस्म की थी जिस किस्म की फीलिंग सुहेल आफरीदी की जलसे में 7 को देखी गई है। और अच्छा, अब आए पार्टीज बैन करने में। 2 बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो हैं उसमें नोट कीजिए, मैं बात लंबी किए बगैर ही खत्म करता हूँ। जमात इस्लामी पाकिस्तान में एक जमात इस्लामी पाकिस्तान है, दूसरी जमात इस्लामी बांग्लादेश। 2009 में जो शेख हसीना की हुकूमत बनी हिंदुस्तान की मदद से, तो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ICT को कायम किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो 1971 के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हुई हैं उन पे सज़ाएँ दी जाएंगी। बैकग्राउंड इसका ये था कि इंडिया की इंटेलिजेंस ने और शेख हसीना ने मिलकर उन्होंने ये इस नतीजे पर पहुँचे कि बांग्लादेश की सियासत को अगर आपने हमेशा के लिए कैप्चर करना है तो यहाँ पर आपको जमात इस्लामी को पंक्चर करके फारिग कर देना चाहिए, बिकॉज इलेक्टोरली स्पीकिंग असल वजह ये थी। बाकी आपने कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको एक्चुअल स्ट्रेटेजिक रीजन बताता हूँ क्या था। स्ट्रेटेजिक रीजन ये था कि अगर जमात इस्लामी को नॉकआउट कर दिया जाए लीगली, क्योंकि जमात इस्लामी और खालिदा जिया की जमात मिलकर ही इलेक्शन जीतते हैं, दोनों के अपने अपने इलेक्टोरल बेसिस हैं, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो अवामी लीग है। अगर जमात इस्लामी को नॉकआउट कर देंगे तो अवामी लीग इलेक्टोरली बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो जमात इस्लामी को नॉकडाउन करने के लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT को बनाया गया, जिसने 2-2.5-3 बरस के बाद जमात इस्लामी के एक फाउंडर लीडर मुल्ला कादर या कादर मुल्ला समथिंग, उनको उम्र कैद सुनाई। फिर एक ड्रामा किया गया शाहबाग मूवमेंट का, जिसको कहा जाता है कि वो बड़ी एक सेक्युलर किस्म की मूवमेंट थी, जिसने कहा जी हम तो नहीं मानते, और ये मुल्ला साहब को जो सज़ा सुनाई गई है उम्र कैद की हालत है, इनको तो सज़ाए मौत जो है वो होनी चाहिए। उसे कहा जाता है कि वो बांग्लादेश की तारीख में इंसानी हकूक़ के हवाले से और 1971 के हवाले से वो बहुत एक बड़ी मूवमेंट थी। मैंने अपने TV प्रोग्राम्स के अंदर, अपने वीलॉग्स में मेरा ख्याल 1 दर्जन दफ़ा इसका जिक्र किया है कि वो कोई मूवमेंट नहीं थी, वो बेसिकली इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की, इंडियन इंटेलिजेंस की और बांग्लादेश की हुकूमत की एक साजिश थी, एक पॉलिटिकल गिमिक था, जिसका मकसद ये था कि जमात इस्लामी को आपने लीगली ख़त्म करना है। फिर यके बाद दीगरे 6 जमात इस्लामी के जो लीडर्स हैं उनको सजाए मौत सुनाई गई। हर फांसी के ऊपर जमात इस्लामी ने रिएक्ट किया। इसके नतीजे में जो जितना अरसा ये चलता रहा और जमात इस्लामी की प्रोटेस्ट मूवमेंट चलती रही, तो सैकड़ों नहीं गालिबन हज़ारों जमात के वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पर पुलिस की गोलियों के नतीजे में जाँ बहक हुए। फाइनल रिजल्ट क्या है, हिस्ट्री का वर्डिक्ट क्या है कि 2024 के अंदर जो स्टूडेंट लेड मूवमेंट थी, जो उसके पीछे पाकिस्तान था या अमेरिका था, लेकिन उसका जो मसल था वो जमात इस्लामी से ही मुंसलिक स्टूडेंट था, जिसने अब एक नया नाम और नई शक्ल इख्तियार कर ली। उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट थी, उसके पीछे वही इस्लामिस्ट फीलिंग थी जो जमात इस्लामी को लेकर चलती। पिछले 2 दिनों में, चूंकि मैंने वीलॉग नहीं किया तो मैं फिर रहा था, कभी इधर से बर्गर खाया, कभी उधर से सैंडविच खाया, हर जगह पे मुझे बंगाली मिले लोग। मैंने उनसे पूछा, पहले इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, ज़्यादा उनको आती नहीं अंग्रेजी। फिर मैंने उनसे पूछा यार तुम्हें उर्दू आती है, हिंदी आती है? कहा हिंदी उर्दू आती है, हम बड़ी बॉलीवुड की फिल्में
देखते हैं। तो मैंने कहा कि बांग्लादेश की सियासत कहाँ जा रही है, ये इलेक्शन सिलेक्शन। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन हो रहे हैं और इस तरह से। मैंने कहा लेकिन वो तो सबसे बड़ी जो जमात है अवामी लीग की और हसीना तो उसमें से बाहर निकाल दिया आपकी हुकूमत ने, तो अब क्या होगा? उन्होंने कहा फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, इसलिए कि जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में अवामी लीग की, क्योंकि मेरा मतलब क्या था कि इतनी बड़ी जमात उसमें नहीं होगी तो उसका रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, हम तो मतलब हर वक्त ही बात करते हैं बांग्लादेश में हमारा खानदान इधर तो इधर, कोई सिलेट में कोई ढाका में, तो अवामी लीग की तमाम तर सियासी हैसियत जो है वो खत्म हो चुकी। तो मैंने कहा कि फिर ये इलेक्शन कौन जीतेगा? उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो खालिदा जिया की जमात और जमात इस्लामी जीतेंगे। यानी वो जिस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए 2009 से 2024 तक कोशिश की गई, वो कॉम्बिनेशन जो है वहां पे वापस आ गया। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री। यहां पर दो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, दो ही हैं, बाकी सब उनके मुलाजिम और चेले चाटे। वो दो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, एक हमारे आर्मी चीफ इक्वल टू फील्ड मार्शल स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, और एक उनके मेंटोर, उनके बुजुर्ग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब। ये दोनों मिलकर अपने हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताबूत के अंदर कीलें और मेखें ठोक रहे हैं, जो इनको समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान की रियासत के इंतजामी ढांचे के अंदर ये कीलें और मेखें जो हैं वो ठोक रहे हैं। मैं जिन लोगों से मिला हूं, मैंने जो लंच डिनर की बात कर रहा हूं, जो सब पाकिस्तानी ओरिजिन लोग थे, वो अब ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, पाकिस्तान की स्टेट का क्या होगा। ये अच्छा, अब आज से 1 साल पहले, 1.25 साल पहले इतनी आसानी से लोग ये सवाल इतनी फ्रैंकनेस के साथ इतनी कैजुअली नहीं पूछते थे। इसके हवाले से एक शर्म थी, एक हिचकिचाहट थी, एक झिझक थी कि ये सवाल लोगों के लबों पे नहीं आता था। अब हर जहन के ऊपर ये सवाल है कि पाकिस्तान की स्टेट सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। इसकी वजूहत भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी क्या वजूहत। लेकिन क्या ये सिर्फ यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ कोई फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं? क्या कोई एंटी स्टेट लोग हैं? नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी ये बात हो रही है। 7 तारीख को पेशावर के अंदर जो हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा हुआ, वहाँ पर तहरीक आईन पाकिस्तान के लीडर जनाब महमूद खान अख्तरज़ई साहब ने भी तकरीर की। उस तकरीर में जो उन्होंने कहा, जो छप चुका है इन राइटिंग उर्दू और अंग्रेजी के अंदर, उन्होंने कहा कि ये हमारा मुल्क है, हम इसे डिसइंटीग्रेट नहीं होने देंगे। यानी हमारा पाकिस्तान है, हम इसके हिस्से बखरे नहीं होने देंगे। यानी एक बहुत बड़ा लीडर जिसको नॉमिनेट किया गया था कि लीडर की ऑपोजिशन होगा, वो किस खतरे का इजहार कर रहा है स्टेडियम के अंदर। वो कहता है पाकिस्तान को खतरा है कि इसके हिस्से बखरे हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम सबका मुल्क है, हम इसे डिसइंटीग्रेट नहीं होने देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? पाकिस्तान जो असल पाकिस्तान था वो तो 1971 में डिसइंटीग्रेट हो चुका। जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया, पलतन मैदान के अंदर हमें शिकस्त हो गई, तो जो पाकिस्तान था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 1947 में जो पाकिस्तान बना था, जो उसकी स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी जो हैयत और फॉर्म और मॉर्फोलॉजी थी, वो तो खत्म हो गई। उसके बाद तो हमने जब लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया वेस्ट पाकिस्तान के लिए, हमने खामोशी से वेस्ट पाकिस्तान के शुरू में जो प्रीफिक्स लगा हुआ था वेस्ट स्ट्रोक पाकिस्तान का, उसको हमने हटा के उसको हमने पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। अगर हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उसको डिफाइन करते तो हम इस बचे हुए वेस्ट पाकिस्तान को या तो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान कहते या हम इसका एक नया नाम रखते इन व्यू ऑफ द प्रोविंशियल कॉम्पोजिशन। लेकिन हमने, चूंकि झूठ बोलने की हमें आदत है, हमने इस टुकड़े को जो स्टंप था उसको हमने पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन्हीं 24-48 घंटों के अंदर अपना सपोर्ट करते हुए डीजी आईएसपीआर को उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट पे अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए, वो ट्वीट आप देख सकते हैं, उनका आपको मिल जाएगा ट्विटर पे। उस पर ख्वाजा साहब ने लिखा कि वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान होगा तो हम एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ये कोई पहली दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जुमला नहीं दोहराया। पाकिस्तान में दिन रात सुबह शाम पिछले 77 बरस में इस किस्म का जुमला हजारों लाखों करोड़ों दफा जो है वो दोहराया जा चुका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये झूठ है, बकवास किस्म का। पाकिस्तान बनाया है 77 बरस पहले और दरमियान में खत्म हो चुका है। वेस्ट पाकिस्तान को हम पाकिस्तान कहते हैं। लाहौर तो 1000 साल पहले भी लाहौर था, पेशावर 1000 साल पहले भी पेशावर था, मुल्तान 2500 साल पहले भी मुल्तान था, और बाकी भी पिंडी 1000 साल पहले पिंडी, छोटा सा ये पिंडी इस तरह से बना था कि महमूद गजनवी की जब फौज ने एक दफ़ा यहाँ पड़ाव डाला तो एक छोटा सा पिंड बन गया। उसके बारे में कहते हैं पिंड इतना छोटा था कि उसको पिंड नहीं कहते थे, तो लोगों ने उसको प्यार से पिंडी कहना शुरू कर दिया। वो अब एक रावलपिंडी बन गया। लेकिन इसको भी, अगर ये 10वीं सदी की बात है तो फिर इसको भी तकरीबन 1000 बरस हो चुके। इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी और पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उसी तरह से पुराने। तो ये तो पाकिस्तान नहीं भी था तो लाहौर था, मुल्तान था, पेशावर था। पाकिस्तान खुदा न खास्ता नहीं भी होगा तो ये तमाम लोग और हम लोग एग्जिस्ट करेंगे। रियासत तो एक स्ट्रक्चर है, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, एक ऐसा ढांचा जिसका ताल्लुक आइन से है, अदालत से है, फिलॉसफी से है, उन चीज़ों से। जब आप इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो रियासत की कॉम्पोजिशन जो है वो तो ख़त्म होने लग जाती है। मुझे याद पड़ता है एक 20वीं सदी के शुरू में एक शायर गुजरे जो ऑलमोस्ट मुफक्किर थे, पता नहीं चक बस्त उनका नाम था या क्या उनका नाम था। उन्होंने उर्दू में एक शेर उनका है, उनकी लाइन्स, उनकी वर्सेस हैं कि ज़िंदगी क्या है अनासर का, मेरा ख्याल इफ आई करेक्टली रिमेंबर, जिंदगी क्या है कुछ अनासर का ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं अनासर का परेशान होना। मौत क्या है इन्हीं अनासर का परेशान होना। रियासत क्या है? रियासत एक लीगल
कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। रियासत लाहौर नहीं है, पेशावर नहीं है, मुल्तान नहीं है, कराची नहीं है, 25 करोड़ लोग नहीं है। रियासत एक कॉम्पोजिशन है, एक स्ट्रक्चर है। जब आप कोर्ट ख़त्म करते हैं, आइन ख़त्म करते हैं, हाई कोर्ट्स ख़त्म करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म करते हैं, इंसानी हकूक़ ख़त्म कर देते हैं, लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं, तो आप रियासत को डिसमेंटल अपने हाथ से कर रहे हैं। ये कर रहे हैं दोनों इस वक्त, नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर मिलके। बहरहाल ये जिसको समझ आए उसको समझ आए, जिसको ना समझ आए उसका भी बड़ा भला। मोहसिन नकवी साहब, इसी रियासत से मोहसिन नकवी साहब ने जो मुलाकात की थी 2 दिन पहले, जिस वक्त जब मैंने अपना वीलॉग किया था, उससे 1 दिन पहले उन्होंने मुलाकात, मेरा ख्याल है कि कुछ घंटे पहले वो कर चुके थे। बरतानिया की जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उनके साथ वो मुलाकात कर चुके थे। जब मैंने बैरिस्टर शहजाद के साथ और साबिर शाकिर साहब के साथ मैंने डिस्कशन की, उसमें ड्रॉप साइट ने, जो अमरीकी जरीदा है, उसने उसमें एक स्टोरी निकाली है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो पिटीशन दी है, उसमें बरतानिया की गवर्नमेंट को उसके हाई कमिश्नर से ये ऑफर की है कि वो जो एक ग्रूमिंग सेक्स स्कैंडल के जो मुजरिम है, खास करके 2 जिनकी सिटीजनशिप ब्रिटेन में स्ट्रिप ऑफ कर दी गई है उनके जुराइम के नतीजे में, और जिन्होंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट और सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी हुई है, उनको किसी तरह से वापस पाकिस्तान भेजा जाए। वो चाहते हैं इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये भी ऐसे अजीबोगरीब किस्म की चीज़ की है। उनको वहीं सजा देनी चाहिए थी, चाहे 100 साल की देते थे, लेकिन उनको पाकिस्तान वो एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम इनको वापस ले लेंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स बना देंगे। वो एक बजाते खुद एक लीगल जोक है। जो अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर चुके हैं, तो किस तरह से आप उनको सिटीजनशिप ज़बरदस्ती वापस कर देंगे। लेकिन इन रिटर्न हमें आप बैरिस्टर शहजाद अकबर और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं वो हमारे हवाले आप कर दें। वेरी गुड। अच्छा, ये हो सकता है कभी, ये कभी भी नहीं हो सकता। इसकी जरा लॉजिक देखें क्या है। इसलिए कि ये इस चीज़ पे ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि आदिल राजा के खिलाफ जो डिफेमेशन केस इन्होंने जीता टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, ये समझ रहे हैं कि ये उसी तरह की कहानी है। ये उस तरह की कहानी नहीं है। यहाँ आप लाइफ एंड लिबर्टी के इशूज़ में चले गए हैं। 2 ऐसे अशखास के खिलाफ बैरिस्टर शहजाद अकबर के घर पे उनके ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंका गया। वो एक रजिस्टर्ड पुलिस केस है ब्रिटेन के अंदर। अभी ब्रिटेन इतना मरा हुआ नहीं है। अगर हाई कमिश्नर चाहे भी, ब्रिटिश होम ऑफिस चाहे भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे भी, तो ज़ाहिर है कि बैरिस्टर शहजाद और आदिल राजा जिनके खिलाफ आपने डिफेमेशन केस जीता है, और जो अब मेरा ख्याल है प्रेस क्लब के भी हिस्सा हैं, जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वो एक मेंबर हैं वो बाकायदा, तो वो ज़ाहिर अदालतों में जाएंगे। जब वो अदालतों में जाएंगे तो जहन में ये भी रखने की ज़रूरत है कि जो विकी लीक्स के फाउंडर थे जूलियन असांज, जिनको नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन पे अमेरिकन हुकूमत वहाँ से एक्स्ट्राडाइट करना चाहती थी, 14 बरस के बाद भी अमेरिका की ताकतवर हुकूमत अपनी ही एक कॉलोनी किस्म की जो सूरत हाल है ब्रिटेन, वहाँ से जूलियन असांज को एक्स्ट्राडाइट ना करा सकी। और हालांकि जूलियन असांज के खिलाफ जो केस था वो बहुत लीगली स्ट्रॉन्ग केस था, बिकॉज जूलियन असांज ने अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और अमेरिकन हुकूमत और अमेरिकन मिलिट्री के जो स्टोलन डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें पब्लिश किया। ये वाकई एक सीरियस जुर्म था और इसको इतनी आसानी से आप डिफेंड नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। जूलियन असांज ने कोई ओपिनियंस नहीं इजहार की थी, उनके पास क्लासिफाइड जो क्लासिफाइड सीक्रेट्स थे अमेरिकन स्टेट के, वो उन्होंने पूरी दुनिया में पब्लिश कर दी, जिसके नतीजे में वैसे हमें बहुत कुछ पता चला। उन डॉक्यूमेंट्स के नतीजे में हमें ये भी पता चला कि पाकिस्तान में तमाम लीडर्स जो हैं वो अमरीकी सफ़ीर को ये कहते थे, मुझे हुकूमत दे दो, मुझे हुकूमत दे दो, मुझे हुकूमत दे दो। और मतलब अमरीकी सफ़ीर के आगे पीछे दौड़ रहे थे। बैन पैटरसन सफ़ीर थी, उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसने अमेरिका से कुछ भी मानने से इनकार कर दिया था, और ये विकीलीक्स में लिखा था, और इसी शख्स का नाम था इमरान खान। तो बहरहाल ये जो अब ये केस वहाँ पे इन्होंने दाखिल किया, इसका नतीजा क्या निकले? अगर ये केस अदालतों में गया बैरिस्टर शहजाद और आदिल राजा के खिलाफ, तो फिर जाहिर है कि अदालत में वो तमाम हकीकतें उठेंगी कि बैरिस्टर शहजाद अकबर के ऊपर तेज़ाब का हमला किसने किया, उनको कत्ल करने की कोशिश किसने की, उनके बारे में और सारे हमले किसी ने किए, आदिल राजा के बारे में और भी सारी चीज़ें उठेंगी। तो लेने के वहाँ पर भी इनको देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इतनी कमज़ोर हो चुकी हो, या इतनी उनकी कोई मजबूरी हो, या MI6 कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हो, या ब्रिटिश आर्मी को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हो, मिलिट्री जो इनके 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 एलाइज हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस मसले में अदालतों में जाना है, वहाँ इनकी बड़ी जग हसाई होनी है, बड़ी उसके ऊपर डिबेट होनी है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।